जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जगमोहन का 94 साल की उम्र में निधन, दिल्ली में ली अंतिम सांस। दिल्ली के बीजेपी पार्षद सतपाल खरवाल का कोरोना से निधन, हाल ही में बंगाल चुनाव से लौटे थे सतपाल। यूपी सरकार ने उठाया एक और कदम, शराब पर लगाया कोरोना सेस, 10 से 40 रुपए तक बढ़ाई कीमतें। प्रदेश में एक बार फिर से धीरे धीरे नीचे आ रहा कोरोना संक्रमण का ग्राफ, 24 घंटों में 3,55,680 नए केस आए सामने, तो 3,436 मरीजों ने गंवाई जान। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सादा मत्रा। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी और अहम खबर, देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2 करोड़ के पार पहुंच गया है। ये बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रही हैं और अब तक 2,75,543 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं 24 घंटों की बात की जाए तो 3,55,680 नए कोरोना केस सामने आए हैं। तो यहाँ एक दिन में 3,436 कोरोना मरीजों ने दम भी तोड़ दिया है और अब तक देश में बात की जाए तो 2,22,383 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। तो 24 घंटों में रिकॉर्ड 3,18,761 जो मरीज हैं वो ठीक भी हुए हैं। तो ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये कोरोना के आंकड़े हैं जो आपको, ये ताजा आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हर किसी के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि देश में बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2 करोड़ के पार पहुंच गया है, जो बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि आम बात यही रही है कि अब जो स्थिति है वो बिगड़ती ही नजर आ रही है। और वहीं अब तक 2,75,543 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। और वहीं 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटों में 3,55,680 कोरोना केस सामने आए हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात की जाए तो 34,43,687 पर यह आंकड़ा पहुंच गया है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात की जाए तो 34,43,687 पर पहुंच गए हैं ये आंकड़े। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही नजर आ रहा है और अगर आज की बात की जाए तो 2 करोड़ के पार पहुंच गया है ये आंकड़ा। और अब तक 2,02,75,543 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। वहीं 24 घंटों में 3.5 लाख से भी आंकड़ा पार कर चुका है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं और आए दिन स्थिति जो है वो चिंताजनक और भयावह होती जा रही है। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और ऐसे में दिल्ली, महाराष्ट्र में लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया गया है, क्योंकि आए दिन मामले बढ़ रहे हैं और स्थिति ज्यादा चिंताजनक न हो, इसीलिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। हालांकि हरियाणा में भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। तो ऐसे में स्थिति संभल जाए, इसीलिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। और देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जो है 2 करोड़ के पार पहुंच गया है। और 24 घंटों की बात करें तो 3,55,680 नए मामले सामने आए, जो आम जनता के लिए बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि आए दिन मामले बढ़ रहे हैं और अगर लॉकडाउन लगाया गया है तो देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ा। राजीव, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और जो बेहद ही चिंता का विषय आपके लिए भी, दिल्ली के लिए भी और पूरे देश के लिए। और अब आपसे मैं ये बात जानना चाहती हूं कि क्या 15 दिन पहले जो स्थिति थी, आज भी वही स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो कोरोना की स्थिति है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल डरावनी सी थी। जिस तरीके से लगातार 27,000 28,000 के
आंकड़े आ रहे थे वो कहीं ना कहीं घटने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से भारत के स्तर के लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण है वो बिल्कुल स्टार्ट कर दिया गया, और उससे कहीं ना कहीं लोगों की जो संख्या थी संक्रमण की वो कहीं ना कहीं घटनी स्टार्ट हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक पिछले 24 घंटे के अंदर 18 के करीब आंकड़े आए हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए थोड़ी बहुत राहत वाली बात जरूर है। क्योंकि मगर जिस तरीके से बात करें ऑक्सीजन की, तो बेडों की और यहाँ तक की वैक्सीन की वो कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी सी परेशानी बनी हुई है, मगर उसी तरीके से दिल्ली सरकार लेकर कोशिश भी कर रही है। जी, जैसे कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ अगर दवा स्टोर्स की बात करें तो ऑक्सीमीटर की भी कमी है, लगातार बेड्स की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, और अब अगर बात अस्पताल की करें तो स्थिति बेहद ही भयावह होती जा रही है। और फिलहाल जो दिल्ली सरकार ने है सेना से भी मदद मांगी है। देखिए बिल्कुल ऐसा है, जिस तरह से लगातार दिल्ली की जो स्थिति है वो बिल्कुल डरावनी है। क्योंकि जिस तरीके से अस्पतालों के अंदर अभी बेड पूरे मुहैया नहीं है, यहाँ तक कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन मीटर की भी जरूरत है, मगर लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार कोशिश जरूर कर रही है। मगर दिल्ली सरकार अगर ये समय रहते करती तो कहीं ना कहीं स्थिति इतनी डरावनी नहीं होती। मगर जिस तरीके से अभी भी अस्पतालों के अंदर अभी लोगों को बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, मगर ऑक्सीजन के लिए कहीं ना कहीं अभी लगभग हमें 10 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, यहाँ तक प्लांट लगाए जा रहे हैं, प्लांट की जो कार्रवाई की जा रही है, जो प्लांट से बनाए गए हैं, और लगातार कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच में अभी भी तालमेल उल्टा नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता को परेशानी बढ़ रही है। अगर दोनों ही सरकारें पहले की तरह यानी कि पहले करोड़ 2020 में स्थिति अगर इसी तरीके की स्थिति संभालने की कोशिश करे तो कहीं ना कहीं जल्दी से स्थिति संभाली जा सकती है। मगर अभी भी दोनों ही तरफ से राजनीति की जा रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं स्थिति की जो जिम्मेवारी है वो दोनों ही सरकारों में से कोई भी लेता नजर नहीं आ रहा है। जी राजीव, बेहद ही अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो यहाँ अब लोगों द्वारा या तो लापरवाही बरती जा रही है या लोगों में अब खौफ ही नहीं रह गया कोरोना मामलों का। तो फिर अगर यही की जाए, कोरोना गाइडलाइंस का लोगों द्वारा पालन किया जा रहा है या नहीं? जिस तरीके से बात करें सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि कोरोना गाइडलाइन की, तो कोरोना गाइडलाइन का फॉलो जरूर किया जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं कुछ इलाकों के अंदर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन भी किया जा रहा है, और जिसके लिए दिल्ली पुलिस को सख्ती बरतनी चाहिए। मगर अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से सख्ती नहीं बरती जा रही है, यहाँ तक कि सरकारों की तरफ से भी लापरवाही सख्ती कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं दोनों ही तरफों से जनता भी जिम्मेवार है और सरकारें भी जिम्मेवार है। अगर जो सरकारें चाहती तो स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता था, मगर कहीं ना कहीं जनता भी कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई है, जिसकी वजह से संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ा है। मगर कहीं ना कहीं दोनों ही तरफों से जिम्मेदारी लेनी चाहिए और दोनों ही कोशिश करनी चाहिए कि स्थिति को संभाली जा सके। मगर अभी की जो स्थिति है वो यही है कि पिछले 24 घंटे के अंदर 18,000 से ज्यादा के आंकड़े हैं। मगर जिस तरीके से वैक्सीनेशन की यानी कि 18 साल से ऊपर को लेकर जो लोगों को टीकाकरण दिया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी मिलती जा रही है, और लगभग 90,000 के करीब वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण है वो पहले ही डोज दिया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश की जाएगी आने वाले दिनों के अंदर भी वैक्सीनेशन का टीकाकरण ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मुहैया कराई जा सके। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आगे भी आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे। तो जैसा कि देश में हालात काफी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जो बेहद ही चिंता का विषय है, क्योंकि 24 घंटों में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो काफी डराने वाले हैं, और एक दिन में 3,436 कोरोना मरीजों ने दम भी तोड़ दिया है। ऐसे में लॉकडाउन तो लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी स्थिति जो है काफी ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। 24 घंटों में रिकॉर्ड मामलों की बात की जाए तो 3,18,761 जो मरीज हैं वो ठीक हुए हैं। तो देश में 1,66,703 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि ठीक होने की जो तादाद है वो नजर भी आ रही है, लेकिन फिर भी अगर आंकड़ों के बढ़ने की बात की जाए तो लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। और कल की बात की जाए तो 4 लाख के पार पहुंचने को थे आंकड़े, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो 3.5 लाख ये मामले सामने आए हैं। हालांकि जो स्थिति है वो थोड़ी बहुत सुधरती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा चिंताजनक बात तो ये है कि जो इतने मामले सामने आ रहे हैं ये सब आम जनता के लिए चिंता का विषय है। तो देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2 करोड़ के पार पहुंच गया है, और अब तक 2,02,75,543 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं।
खबरों का आगाज कर लेते हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 213 सीटें मिली हैं और जबकि भारतीय जनता पार्टी को 70 सीटों से संतोष करना पड़ा है। वहीं राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी को 1 सीट और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई है। टीएमसी की जीत के बाद से राज्य में कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं, तो यहां आरामबाग में बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी गई। कोच बिहार की बात की जाए तो कोच बिहार में हिंसा की घटना हुई और बीजेपी ने हिंसा के लिए टीएमसी को साफ तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। और इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल पहुंच रहे हैं और बीजेपी 5 मई को देशव्यापी आंदोलन करने की तैयारी में है और इसी दिन ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। और बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा कोलकाता के आसपास के उन जिलों में जाएंगे जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई थी और मारपीट भी की गई थी और इसी के अलावा जेपी नड्डा भी वहां जाएंगे। और ऐसे में बताया जा रहा है कि लगातार बंगाल दौरे पर भी जेपी नड्डा रहने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में रविवार को मतगणना के बाद हुई हिंसा के बाद जो है काफी ज्यादा सरकार एक्शन में है और इसको लेकर केंद्र गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं पर हुए हमले की पूरी जानकारी दी। यहां बीजेपी का दावा है कि राज्य में टीएमसी की सरकार बनने के बाद कई जिलों में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए और कई घरों में भी आग लगा दी गई। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि चुनाव के बाद बंगाल में शुरू हुई हिंसा में बीते 24 घंटों में अब तक 9 लोगों की मौत हुई है। दिलीप घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भय और दहशत का माहौल है। उधर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बीजेपी को हराकर अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सोमवार को बड़ी जानकारी दी कि ममता बनर्जी आगामी 5 मई को तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोरोना महामारी के चलते समारोह में कुछ ही व्यक्ति को आने की अनुमति होगी और इससे पहले बनर्जी ने नियमों का पालन करते हुए राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। तो ऐसे में धनखड़ ने ट्वीट करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुझसे मुलाकात कर अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इसे स्वीकार कर लिया और उनसे वैकल्पिक व्यवस्था होने पर पद पर बने रहने का अनुरोध किया गया। तो यहाँ इसके आगे धनखड़ ने ट्वीट किया कि टीएमसी की ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की 17वीं विधानसभा का नेता चुने जाने के बाद बनर्जी को 5 मई को 10:45 पर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए राजभवन आमंत्रित किया गया है। तो यहाँ तृणमूल विधायकों ने मौजूदा विधानसभा के अध्यक्ष विमान बनर्जी को नई विधानसभा का कार्यवाहक अध्यक्ष चुना है। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जगमोहन का निधन हो गया है। आपको बता दें कि वो 94 साल के थे और ऐसे में दिल्ली में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। जगमोहन जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहने के अलावा केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। उनका पूरा नाम जगमोहन मल्होत्रा था। तो यहाँ दिल्ली और गोवा के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। जगमोहन लोकसभा में निर्वाचित हुए थे तो उन्होंने नगरीय विकास और पर्यटन मंत्री के पद का भी कार्यभार संभाला था। आपको बता दें कि जगमोहन मल्होत्रा ने 2 बार जम्मू कश्मीर के गवर्नर का पद संभाला था और वो 1984 से 1989 तक, फिर 1990 में जनवरी से मई तक इस पद पर रह चुके हैं। पूर्व गवर्नर जगमोहन कभी कड़क नौकरशाह के तौर पर राजधानी दिल्ली में पहचान बनाने वाले जगमोहन मल्होत्रा बाद में राजनीति में उतरे। तो यहाँ पूर्व गवर्नर जगमोहन मल्होत्रा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रह चुके थे। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सुथान सुहावा राम राजे। जिस जगह ते यह स्थान सुशोभित है गुरुद्वारा श्री दोखनवाਰਨ साहब, इत्थे बड़ा छोटा जिहा पिंड सी लहल पिंड। तो गुरु साहब जी ने जो अपना आसन इत्थे आके लाया तो इस नगर दे रहन वाले भाग राम जो आके गुरु साहब जी नूं बेनती की कि गुरु पातशाह कृपा करो
इस नगर की आबादी बहुत थोड़ी है तो सतगुरु पातशाह जी ने वचन किया कि इत्थों की आबादी बहुत होगी, उगा शहर होगा और इत्थे जिहड़ा है बहुत सोहना सुंदर अस्थान होगा। जगत में गुरु साहब पातशाह जी ने वचन किया कि इस सरोवर दे विच शरधा सहित इशनान करेगा, उहदे सारे रोग दूर होणगे, मन इच्छित फल की प्राप्ति होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। आपको बता दें, यूपी पुलिस कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर यह धमकी दी गई। धमकी भेजने वाले ने चैलेंज किया कि 4 महीने में जो कर सकते हैं वो कर लो। यह मामला सामने आने के बाद लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। तो यहाँ पुलिस टीम को अलर्ट भी कर दिया गया है। नंबर की जांच कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। और यहाँ बताया जा रहा है कि बीते 29 अप्रैल को देर शाम यूपी पुलिस के आपातकाल सेवा डायल 112 व्हाट्सएप नंबर पर किसी संदिग्ध ने मैसेज कर सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी। धमकी भरे संदेश में संदिग्ध ने लिखा है कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ को 5वें दिन जान से मार देगा। उसने पुलिस को चुनौती देते हुए आगे लिखा कि अगले 4 दिन में मेरा जो कर सकते हो कर लो। और इस मामले में सुशांत गोल्ड सिटी थाने में 112 के कंट्रोल रूम कमांडर अर्जुन कुमार ने केस दर्ज कराया है। और इस मामले में बताया जा रहा है कि पुलिस की कई टीमें संदिग्ध नंबर की जांच और लोकेशन ट्रेस करने में जुट गई हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम भी गठित की गई है। कोरोना की मार झेल रही राजधानी दिल्ली में कुछ राहत देखने को मिली है और एक और नए केसों की संख्या में कुछ हद तक कमी आई है। तो वहीं दूसरी ओर अब 18 साल से अधिक उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। मंगलवार को वैक्सीनेशन के इस चरण का दूसरा दिन है और ऐसे में उम्मीद है कि टीका लगाने की रफ्तार कुछ हद तक बढ़ेगी। वैक्सीनेशन के नए चरण के पहले दिन यानी सोमवार को सेंटर्स पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली, क्योंकि दिल्ली के पास अभी 4.5 लाख के करीब वैक्सीन की डोज है और ऐसे में सीमित स्टॉक होने के कारण टीका लगने की रफ्तार भी कम है। सेंटर्स भी चिन्हित किए गए हैं, लेकिन इसकी रफ्तार बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से इतर दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी का संकट अभी भी जारी है। बीती रात को दिल्ली के इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में ऑक्सीजन की कमी हुई। हालांकि गनीमत ये रही कि तुरंत ही वहां ऑक्सीजन पहुंचा दी गई। और बीते दिन की बात की जाए तो बीते दिन भी कुछ अस्पतालों में अचानक किल्लत नोट की गई। बिहार में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकार योजनाएं भी बना रही है। आज सुबह 11:30 बजे सूबे में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होगी। बताया जा रहा है कि बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सख्त कदम उठाने की जरूरत है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इस मामलों के बढ़ने को देखते हुए बिहार में अब सख्त कदम उठाया जा सकता है और ऐसे में सरकार संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए यह बड़ा फैसला ले सकती है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पदाधिकारियों को दिए गए निर्देश के बाद मंगलवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक का फैसला लिया गया। संभव है कि आज होने वाली बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएं और संक्रमण की रोकथाम के लिए कई नए आदेश जारी किए जा सकते हैं। वहीं हरियाणा के फतेहाबाद की बात की तो कोरोना महामारी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही यहां सामने आई है और इस लापरवाही के चलते परिवार के लोग संक्रमित मृतक सदस्य के अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल की लापरवाही देखने को मिल रही है। तो यहाँ ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में शव बदले जाने का मामला सामने आया है। शव बदलने का पता तब चला जब नगर परिषद की टीम दाह संस्कार कर चुकी थी और दूसरे परिवार के लोग अस्थियां भी एकत्र कर चुके थे। वहीं दूसरे परिवार के लोग शनिवार शाम से लेकर रविवार दोपहर तक शव मिलने तक का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यहाँ शव गृह में जाकर देखा तो शव गायब होने पर परिवारजन हैरान हुए और यहाँ प्रशासन में भी खलबली मच गई। जांच की तो पता चला कि शव का तो शनिवार को ही अंतिम संस्कार हो चुका था। श्रवण भाटिया जी 7-8 दिन से सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है जी।
तो इन्होंने रख रखा था, अपने केयर में रख रखा था। कल हमारे को पता लगा है जी, एज पर डॉक्टर के उसके 6:25 में मेरे मामा जी की डेथ हो गई है। हम आए हैं जी, मेरी मामी जी भी स्टाफ में है, सिविल हॉस्पिटल में नर्स हैं, ये भी रात को नाइट ड्यूटी में आए हैं। तो हमारे को दोनों को, मेरे को भी ये जवाब दिया गया है, मेरी मामी जो नर्स है उनको भी जवाब दिया है कि डेथ हो गई है और हमने मुर्दा घर में लाश रख दी है वहाँ से। तो मैंने कहा जी मेरे को कोई कागज कोई भी जो उनका बैग है, कहते जी हमारी नाइट ड्यूटी चेंज हो गई है, कल सुबह आप आ जाना, आपको डेड बॉडी दे देंगे। सुबह 9 बजे से मेरा भाई बिगड़ से आ गया जी, वो खड़ा है। तो यही जवाब दिया जा रहा है कि हमारे पास एक एम्बुलेंस है, वो गई हुई है, जब आएगी आपकी डेड बॉडी रखवा देंगे और जहाँ संस्कार होता है वहाँ पर आपको चले जाना। आप 2 दिन पहले मेरी मामी जी की, इनकी वाइफ की भी डेथ हुई है। तो हम गए हैं, तो शाम को जब एम्बुलेंस आई है तो इन्होंने कहा जी हमारे पास डेड बॉडी नहीं है। मेरे भाई ने अंदर जाके मोर्चरी के अंदर, शवगृह के अंदर जाके चेक करी है। इस टाइम की 2 डेथ आज सुबह हुई हैं, एक एक्सीडेंटल की जेंट्स की थी और 2 डेड बॉडी और पड़ी है, एक लेडीज की एक जेंट्स की। और मेरे भाई ने चेक करी है, उसमें नहीं है। उसके बाद हम आए हैं जी, मैंने खुद अच्छी तरह से जाके चेक करा, शक्ल देखी 1-1 मिनट में, उसमें से कोई डेड बॉडी नहीं है। और एम्बुलेंस वालों से बात करी है, कहते जी कि रात के बॉडी आ गई है, लेकिन हम आज सुबह एक ही लेडीज की बॉडी लेके गए, हम और कोई बॉडी नहीं लेके गए। तो प्रशासन की लापरवाही की वजह से अब शाम को कितना टाइम हो गया मैंने नहीं देखा, लेकिन हमें अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहा हमारे परिजन की। उधर कोरोना के चलते यूपी में लगाई गई साप्ताहिक बंदी या मिनी लॉकडाउन का असर अब सरकारी राजस्व पर भी देखने को मिला है। तो यहाँ शराब की बिक्री में आई कमी से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है और अब इस नुकसान को पूरा करने के लिए सरकार ने शराब के दाम महंगे कर दिए, यानी कि शराब के दाम पर अब कोरोना सेस लगाया गया है। और आबकारी विभाग की ओर से जारी नई दरों के मुताबिक सामान्य शराब से लेकर प्रीमियम शराब पर 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक का अतिरिक्त चार्ज देना होगा। तो यहाँ सरकार ने रेगुलर प्रीमियम कैटेगरी की शराब पर भी प्रति 90 ml पर 10 रुपए, सुपर प्रीमियम पर प्रति 90 ml 20 रुपए, स्कॉच पर प्रति 90 और ml पर 30 रुपए और विदेश से आयातित शराब पर भी 90 ml 40 रुपए का कोरोना सेस लगाया है। तो यहाँ इसका शासनादेश सोमवार को ही जारी कर दिया गया था और इससे पहले यूपी सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत होते ही शराब के दाम बढ़ा दिए थे। दूसरे देशों में आने वाली स्कॉच, वाइन, विस्की, वोडका समेत अन्य सभी शराबों पर परमिट फीस को बढ़ा दिया गया है और 1 अप्रैल 2021 को आए सर्कुलर के मुताबिक यूपी में अंग्रेजी शराब के दामों पर 15 से 20% की बढ़ोतरी की गई है और वहीं बियर की कीमतों में 10 से 20 रुपए की कीमत में कमी की गई है। और इसके साथ ही नियम बना दिया कि यूपी में 1 अप्रैल से 21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति शराब नहीं खरीद पाएगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही और इसके चलते कानपुर में कोरोना कर्फ्यू जारी है और इस दौरान सड़कों पर सन्नाटा छा रहा। तो ऐसे में बाजारों में दुकानें बंद हैं और इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश में लगाए गए आंशिक कोरोना कर्फ्यू को 6 मई सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पूरे देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच लोगों में भारी टेंशन है और इसे घबराकर लोग तरह तरह के उपाय करने लग जाते हैं, जो कि ज्यादा घातक सिद्ध हो रहा है। तो यहाँ एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि जो भी मरीज बार बार सिटी स्कैन करा रहे हैं वो जान के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि गैर जरूरी सिटी स्कैन से आगे चलकर कैंसर होने का खतरा भी हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में अब तक 81.77 मामले ठीक हुए हैं और देश में करीब 34 लाख सक्रिय मामलों की संख्या बनी हुई है और अब तक संक्रमण से 2 लाख के करीब मृत्यु दर्ज की गई है। वहीं पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो देश में 3,417 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। यूपी के मुरादाबाद में कटघर थाना क्षेत्र में दसराय चौकी इंचार्ज और 2 अन्य पुलिस कर्मियों में 2 भाइयों ने सरेआम मारपीट की। तो यहां दरोगा की तहरीर पर सगे भाइयों पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो यहां सरेराह मारपीट की घटना इंटरनेट मीडिया पर महानगर की सुर्खियों में है। तो यहां कटघर थाना क्षेत्र में दसराय चौकी के प्रभारी उप निरीक्षक मयंक गोयल के मुताबिक कोरोना संक्रमण काल में सोमवार रात वे चौकी क्षेत्र से कोहिनूर तिराही पर लॉकडाउन के नियम का वे अनुपालन करा रहे थे। तब स्कूटी पर
सवार एक युवक बगैर मास्क के मिला। तब चौकी इंचार्ज ने स्कूटी सवार को रोका और मास्क न लगाने का कारण पूछा, तो पुलिस के सवालों का सीधा जवाब देने के बजाय स्कूटी सवार पुलिस ने उलझकर ये जवाब दिया। तो आरोपी ने चौकी प्रभारी का गिरेबान पकड़ लिया और पुलिस कर्मियों से हाथापाई करने लगा। और इस बीच स्कूटी सवार का छोटा भाई भी मौके पर थमक गया। दोनों भाइयों ने पुलिस कर्मियों से हाथापाई शुरू कर दी और इस बीच वसीम निवासी कोहिनूर तिराहा भागने में सफल रहा, लेकिन उसके छोटे भाई अजीम को पुलिस ने मौके से दबोच लिया। तो चौकी प्रभारी की तहरीर पर दोनों सगे भाइयों के खिलाफ कटघर पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी पिस्टल छीनने की कोशिश और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो बता दें, सगे भाई दूध के कारोबारी बताए जा रहे हैं और थाना प्रभारी कटघर गजेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों सगे भाइयों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे फरार आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश डाल रही है। क्षेत्र में लॉकडाउन अनुपालन के दौरान एक व्यक्ति को रोका गया था। उस व्यक्ति द्वारा पुलिस का विरोध किया गया, बदतमीजी में मारपीट की गई तथा मौके से फरार हो गया। इस संबंध में थाना कटघर क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मौके से लोगों द्वारा बनाए गए वीडियोज एवं सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है, जिसका गहराई से अवलोकन किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।